नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कुछ बहुत बड़ी और उलझी हुई चुनौतियों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये विषय JAIB, IAFS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं, इसमें अर्थव्यवस्था की गहरी समझ चाहिए। बिल्कुल। और आज की हमारी जो बातचीत है उसका आधार एक बहुत विस्तृत अकादमिक इकाई है जो इन चुनौतियों की परतें खोलती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह क्यों है जिसका इंजन तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कुछ डिब्बे पीछे छूटते जा रहे हैं। हाँ। वो कौन से डिब्बे हैं और उन्हें साथ लेकर कैसे चला जाए, यही आज की हमारी चर्चा का मिशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शक्तिशाली इंजन की ही बात करते हैं। अगर हम सिर्फ हेडलाइन वाले आंकड़ों को देखें तो सब कुछ शानदार लगता है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO कहता है कि वित्त वर्ष 2022 में हमारी अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी। और ये तब है जब उससे ठीक एक साल पहले वित्त वर्ष 2021 में हमारी अर्थव्यवस्था 6.6% सिकुड़ गई थी। मतलब नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारी अपनी रिपोर्ट नहीं है, दुनिया की जो बड़ी संस्थाएं हैं वो भी यही कहानी बता रही हैं। जैसे कि IMF। हाँ, IMF का अनुमान था कि 2022-23 में भारत 8.9% की दर से बढ़ेगा और विश्व बैंक का अनुमान 8.7% का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिल्कुल है। एक मिनट, यहीं पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक सब कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर चिंता की बात क्या है? ये तो जश्न मनाने वाली बात लग रही है। हम चुनौतियों की बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही सवाल आज की चर्चा का केंद्र है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली है। अच्छा। तेज विकास दर यानी हमारी ट्रेन का तेज इंजन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मतलब इस चमकती हुई हेडलाइन के पीछे कुछ और भी है? बिल्कुल। इसके पीछे कई गहरी संरचनात्मक समस्याएं हैं। वो डिब्बे हैं जो पीछे छूट रहे हैं। कौन कौन सी समस्याएं? इनमें शामिल हैं बाजार में कमजोर मांग, रोजगार पैदा न करने वाली ग्रोथ यानी जॉबलेस ग्रोथ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, और समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, हमारी वर्कफोर्स की खराब सेहत और स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और खेती पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। तो एक तरह से कोविड-19 महामारी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा था। बिल्कुल सही शब्द है। जिसने उन कमजोरियों को साफ साफ उजागर कर दिया जो शायद पहले से ही मौजूद थीं, बस ठीक से नजर नहीं आ रही थीं। आपने बिल्कुल सही समझा। महामारी ने इन दरारों को और भी चौड़ा कर दिया। इसलिए अर्थव्यवस्था को सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ इंजन की रफ्तार नहीं, बल्कि हर एक डिब्बे की हालत को भी देखना होगा। एग्जैक्टली। तो चलिए एक एक करके इन डिब्बों की पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे भारी डिब्बे से, गरीबी। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि योजना आयोग के 2011-12 के अनुमानों के मुताबिक तब ग्रामीण आबादी का 25.7% और शहरी आबादी का 13.7% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। हाँ, हालांकि ये आंकड़े एक दशक से ज्यादा पुराने हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन ये उस चुनौती का पैमाना दिखाते हैं जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। सही बात है। और इस चुनौती से निपटने के लिए दशकों से कोशिशें हो रही हैं। स्रोत में कई योजनाओं का जिक्र है। पुरानी योजनाओं में जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी थी। हाँ, JGSY जैसी योजनाएं थी। और हल्के सालों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, MGNREGA, वो एक बहुत बड़ा कदम रहा है। तो इन सभी योजनाओं का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ लोगों को पैसे देने तक सीमित है? नहीं, इनका दायरा काफी बड़ा है। ये गरीबी पर कई तरफ से हमला करती है। अच्छा। जैसे मनरेगा काम की गारंटी देता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये पक्का करता है कि किसी को भूखा ना सोना पड़े। और प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भी तो बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल। PMJDY ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY और PM स्वनिधि, हाँ, और PM स्वनिधि जैसी योजनाओं ने सीधे लोगों के हाथ में पैसा और सहारा दिया। इनका लक्ष्य लोगों को सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें गरीबी के जाल से बाहर निकलने की ताकत देना है। तो सरकार गरीबी से लड़ने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चला रही है जो रोजगार की गारंटी देती हैं।
लेकिन ये एक तरह का इलाज है। बीमारी की जड़ तो शायद कहीं और है। सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था खुद ब खुद इतने रोजगार क्यों नहीं पैदा कर पा रही कि इन योजनाओं की जरूरत ही कम हो जाए। सही सवाल। और यहीं से जॉबलेस ग्रोथ की दिलचस्प और परेशान करने वाली पहेली शुरू होती है। जॉबलेस ग्रोथ या रोजगारहीन विकास का मतलब है एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहां देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, मतलब अर्थव्यवस्था का केक बड़ा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उस केक को बनाने में ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यानी दौलत तो पैदा हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं। और हमारे स्रोत में इसका एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी है। हाँ, जो 2001 से 2011 के बीच का है। बिल्कुल। उस दशक में भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% सालाना थी, जो बहुत शानदार है। बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी दौरान रोजगार बढ़ने की दर सिर्फ 1.8% थी। सिर्फ 1.8%? ये फासला तो बहुत ही ज्यादा है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण एक विरोधाभास है। एक तरफ हम 5G, AI और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जो कम लोगों से ज्यादा काम करवाती हैं। हाँ, ये पूंजी गहन यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी विशाल युवा आबादी, जिसे काम चाहिए। तो जब आपकी टेक्नोलॉजी और आपकी आबादी की जरूरतें एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगे, तो जॉबलेस ग्रोथ पैदा होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम गलत तरह के उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? कुछ हद तक कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हमारे देश के जो सख्त श्रम कानून हैं, वो भी कंपनियों को ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने से रोकते हैं। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था की अलग-अलग कड़ियां आपस में ठीक से जुड़ी नहीं है। ये कड़ियों का जुड़ना क्या है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक किसान आलू उगाता है, ये पहली कड़ी है। ठीक है। फिर एक फैक्ट्री उन आलूओं को खरीदकर उनसे चिप्स बनाती है, ये दूसरी कड़ी है जो पहली से जुड़ी है। और फिर एक दुकानदार उन चिप्स को बेचता है, ये तीसरी कड़ी है। अच्छा, तो ये चेन बन गई पूरी। बिल्कुल। जब ये तीनों कड़ियां मजबूत होती हैं तो किसान को दाम मिलता है, फैक्ट्री में लोगों को नौकरी मिलती है और दुकानदार की कमाई होती है। हर कदम पर पैसा और रोजगार पैदा होता है। और भारत में अक्सर ये कड़ियां कमजोर हैं या टूटी हुई हैं। हाँ, जिससे ग्रोथ का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो इस रोजगारहीन विकास की गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या रास्ते हैं? स्रोत में कुछ समाधान भी बताए गए होंगे। हाँ, स्रोत कुछ रास्तों की ओर इशारा करता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे मिशन, जो लोगों को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, ताकि हमारे युवा उन कामों के लिए तैयार हों जिनकी इंडस्ट्री को आज जरूरत है। और सबसे जरूरी, उन उद्योगों को बढ़ावा देना जिनमें कम पैसे में ज्यादा लोगों को काम मिल सके, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, जिन्हें हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर नौकरियां उसी रफ्तार से नहीं बन रही जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसका एक सीधा नतीजा ये भी होगा कि जो पैसा बन रहा है वो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाएगा। बिल्कुल। और ये हमें हमारी ट्रेन के अगले डिब्बे यानी बढ़ती असमानता की तरफ ले आता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे स्रोत में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का जिक्र है और उसके आंकड़े सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि चौंकाने वाले हैं। हाँ, वे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। कितना असमान? रिपोर्ट के मुताबिक देश की टॉप 10% आबादी के पास देश की कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। 57%? हाँ, और अगर हम पिरामिड में और ऊपर जाएं तो सिर्फ 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। इसे ऐसे सोचिए, अगर देश की कुल आमदनी 100 रुपए का एक केक है तो 10 लोग उस केक का 57 रुपए का हिस्सा खा रहे हैं, जबकि नीचे के 50 लोग मिलकर सिर्फ 13 रुपए के हिस्से में गुजारा कर रहे हैं। ये खाई अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि समाज में साफ दिखने लगी हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एक और आंकड़ा है, हाँ, वो संपत्ति को लेकर है, कि भारत के टॉप 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड खासतौर पर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। अच्छा। सुधारों ने अर्थव्यवस्था को खोला, ग्रोथ को रफ्तार दी, लेकिन उस रफ्तार का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा। और इसके परिणाम भी तो बहुत गहरे होते होंगे। बहुत गहरे।
जब असमानता इतनी ज्यादा होती है तो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी कम निवेश के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस गहरी होती खाई को पाटने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत में क्या उपाय सुझाए गए हैं? स्रोत 2 मुख्य रास्तों की बात करता है। पहला, सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजों पर अपना खर्च बढ़ाना होगा ताकि गरीबों पर बोझ कम हो। हाँ, जब सरकार अच्छी क्वालिटी की सार्वजनिक सेवाएं देती है तो बोझ कम होता है। दूसरा संभावित उपाय अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना है। अच्छा। तर्क यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और असमानता कम करने में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने से वो अपना पैसा देश से बाहर निवेश करने लगते हैं। कैपिटल फ्लाइट जिसे कहते हैं। हाँ, इससे तो देश का और नुकसान होगा। इस दुविधा को कैसे सुलझाया जाए? ये एक बहुत बड़ी नीतिगत दुविधा है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। स्रोत भी किसी एक समाधान पर मोहर नहीं लगाता, बल्कि इस बहस को सामने रखता है। तो संतुलन बनाना जरूरी है। बेहद जरूरी है। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रगतिशील हो, मतलब ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा ले, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि वो निवेश को ही हतोत्साहित कर दे। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर चलना होता है। बिल्कुल। ये जो असमानता है ये शहरों और गांवों के बीच भी साफ दिखती है, जो शायद लोगों को अपना घर-बार छोड़कर बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर आने पर मजबूर करती है। हाँ, और यहीं से हम प्रवासन यानी माइग्रेशन के मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग सिर्फ नौकरी के लिए पलायन करते हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि ये कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, पलायन सिर्फ आर्थिक नहीं होता। इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अब सबसे बढ़कर पर्यावरणीय कारण भी होते हैं। और इसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी पड़ता है। हाँ, जब बड़ी संख्या में लोग एक जगह जमा होते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। हाँ, और अब इसमें जलवायु परिवर्तन का एंगल भी जुड़ गया है, जो इस समस्या को और भी गंभीर बना रहा है। हाँ, और ये भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है। जब सूखा, बाढ़ या तूफान जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, तो वो लोगों को, खासकर किसानों को, अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। और भारत जैसे देश के लिए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा, जहां आज भी एक बड़ी आबादी अपनी रोज रोटी के लिए सीधे तौर पर मौसम पर निर्भर है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए स्रोत में क्या रास्ते सुझाए गए हैं? स्रोत कुछ व्यावहारिक समाधानों की बात करता है। पहला, गांवों में ही कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों जैसे फूड प्रोसेसिंग को इतना मजबूत और फायदेमंद बनाया जाए कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही महसूस ना हो। मतलब वहीं पर रोजगार पैदा हो। हाँ। दूसरा, गांव में ही गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। और तीसरा, स्मार्ट शहरों की भूमिका। वो कैसे? शहरों की प्लानिंग इस तरह से की जाए कि वे आने वाले प्रवासियों का बोझ सह सकें और उन्हें बेहतर जीवन दे सकें, ना कि सिर्फ भीड़ भड़ी झुग्गियों का। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती पर जिसने हाल के सालों में हमारी इस चलती हुई ट्रेन पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, कोविड-19 महामारी। एक ऐसा संकट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दिया। और जो आर्थिक सुस्ती पहले से ही चल रही थी उसे एक गहरी मंदी में बदल दिया। वो तो तात्कालिक असर था, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक असर है वो शायद और भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, यह एक बहुत ही सोबरिंग फैक्ट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2021-22 का हवाला देते हुए स्रोत बताता है क्या कि भारत को कोविड-19 से हुए सिर्फ आर्थिक उत्पादन के नुकसान से उभरने में 13 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। 13 साल? हाँ, 13 साल। इसका मतलब है कि हम लगभग वित्त वर्ष 2034-35 तक इस संकट के असर को महसूस करते रहेंगे। ये तो एक पूरी पीढ़ी का सवाल है। हाँ, ये इस संकट की गहराई को दिखाता है। इसीलिए आगे का रास्ता बहुत सोच समझकर चुनना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार भविष्य की ग्रोथ के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाना होगा। ये पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसका सीधा मतलब है सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, बिजली घरों और फैक्ट्रियों जैसी लंबी चलने वाली चीजों पर पैसा खर्च करना। अच्छा। जब सरकार ऐसा करती है तो इससे न सिर्फ आज मजदूरों और इंजीनियरों को काम मिलता है, बल्कि भविष्य के विकास की नींव भी रखी जाती है। इसके अलावा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य और शिक्षा में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाना। क्योंकि महामारी ने हमें एक सबक सिखाया है कि मानव पूंजी से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। बिल्कुल।
तो आज की इस चर्चा को समेटने का समय आ गया है। अगर मैं सार निकालूं तो तस्वीर ये बनती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ट्रेन का इंजन वाकई बहुत शक्तिशाली है और तेजी से दौड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने देखा कि गरीबी, रोजगारहीन विकास और असमानता जैसे डिब्बे न सिर्फ पीछे छूट रहे हैं बल्कि उनकी हालत भी ठीक नहीं है। और ऊपर से महामारी ने आकर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। और सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये सभी डिब्बे अलग-अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। कैसे? रोजगारहीन विकास असमानता को बढ़ाता है, असमानता गरीबी को और गहरा करती है, और गरीबी लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर रखकर भविष्य के अवसरों को खत्म कर देती है। तो ये एक जटिल चक्र है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जिसे सुलझाने के लिए एक समग्र नजरिए की जरूरत होगी। सही बात है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने देखा कि महामारी ने भारत की इन सभी संरचनात्मक चुनौतियों को शीशे की तरह साफ कर दिया है। अब सोचने वाला सवाल यह है, क्या ये संकट भारत को इन गहरी समस्याओं जैसे कि असमानता और रोजगारहीन विकास से निपटने के लिए मजबूत और साहसिक सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा? या क्या ये समस्याएं स्वयं ही भारत की आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को पटरी से उतार देंगी? बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही भारत के आने वाले दशक का भविष्य तय करेगा। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।